धर्मपुर राज्य के एक छोटे से गांव में एक किसान की बेटी जन्मी, चंद्रिका। उसकी मां अक्सर कहती थी, बेटी तू सूरज की तरह चमकेगी, तू हमारी रोशनी बनेगी। चंद्रिका पढ़ने में तेज थी, खेतों में काम करती थी और मां के साथ घर भी संभालती थी। उसकी दुनिया सीधी सादी थी। सुबह खेत, दोपहर स्कूल और शाम को चूल्हे की आग में मां की मदद। पिता रघुनाथ मेहनती थे, पर सालों की सूखे ने उनकी कमर तोड़ दी थी। खेत बंजर हो गए, कर्ज चढ़ गया। एक दिन साहूकार दरवाजे पर आया। रघुनाथ, या तो कर्ज चुका या अपनी बेटी की शादी मेरे रिश्तेदार से करवा दे। मां रोई, पिता झुका और 17 साल की चंद्रिका बिना विदाई के ब्याह दी गई बनारसी महाजन के साथ, जो उम्र में 40 से ऊपर था और शराब का आदी। बनारसी ने कभी पत्नी का सम्मान नहीं किया। शादी के 2 दिन बाद ही उसने चंद्रिका से कहा, तेरा चेहरा सुंदर है, पर तेरी किस्मत मुझसे भी बदतर होगी। चंद्रिका को ताले में बंद कर दिया गया। उसे कई दिनों तक भूखा रखा गया, मारपीट की जाती रही। एक रात बनारसी उसे नगर के कोठे पर ले गया और बेच दिया, 3000 चांदी के सिक्कों में। चंद्रिका अब कंचन बन चुकी थी, कोठे की नई लड़की। वहां की मुखिया रज्जो माई ने उसे समझाया, यहाँ कोई बेटी नहीं होती, सब माल होती है। हंसना है, गाना है और बिकना है। याद रख, जितनी जल्दी हंसना सीखोगी उतनी कम पिटोगी। कंचन की पहली रात वो एक कोने में दुबकी रही, कांपती रही, लेकिन उसकी चीखें दरवाजे के उस पार नाचते ढोलक और हंसी के शोर में खो गई। कई महीने बीते। कंचन ने खुद को हालातों के हिसाब से ढालना सीखा, लेकिन भीतर की चंद्रिका अब भी जिंदा थी। रात में जब सब सो जाते, वो अपने पुराने स्कूल की किताबें याद करती। एक दिन उसने पास के मंदिर में जाकर पुजारी से एक किताब मांगी, रामचरितमानस। रज्जो माई ने जब देखा तो हंसते हुए कहा, कंचन तू पढ़ लिख के क्या करेगी? गहनों से ज्यादा तुझे किताबें प्यारी लगती हैं। पर कंचन ने जवाब दिया, किताबें आत्मा को सजाती हैं, गहने सिर्फ जिस्म को। धीरे धीरे वो बाकी लड़कियों की मदद करने लगी। उन्हें बीमारियों से बचने के तरीके बताती, खाने का ध्यान रखती, किसी को जरूरत हो तो डॉक्टर बुलाती। वेश्यालय की लड़कियां अब उसे दीदी कहने लगी। एक दिन एक लड़की रूपा किडनैप होकर लाई गई, 13 साल की मासूम। कंचन ने उसे बचाने की ठानी। वो रज्जो माई से भिड़ी, ग्राहक से लड़ी और अंततः रूपा को मंदिर के संरक्षण में भेज दिया। इस राज्य के युवराज आदित्य अपने पिता के आदेश पर गुप्त रूप से नगर का निरीक्षण करने आए। उन्हें सूचना मिली कि एक वैश्यालय की स्त्री वहां की महिलाओं के लिए लड़ रही है। वो आए और पहली बार कंचन से मिले, घूंघट में, किताब हाथ में, और लड़कियों के बीच बैठी। युवराज स्तब्ध रह गए। ये कोई आम स्त्री नहीं थी, ये एक रानी जैसी लगती थी, परिस्थितियों से घिरी लेकिन आत्मा से तेजस्विनी। अगले ही दिन आदित्य ने महल में घोषणा की, मैं विवाह करूंगा, लेकिन किसी राजकुमारी से नहीं, बल्कि एक ऐसी स्त्री से जिसने जीवन की असल लड़ाई लड़ी है। दरबार सन्न रह गया। कंचन, वो तो एक वेश्या है, क्या हमारे राज्य की महारानी एक वैश्या बनेगी? आदित्य ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, हाँ वो वैश्या थी, मजबूरी में, लेकिन आज वो समाज की सेवा करती है, इच्छा से। क्या हम किसी औरत को उसके अतीत से परिभाषित करेंगे या उसके वर्तमान से? राजा ने आदित्य को एक मौका दिया, उसे साबित करना होगा कि वो रानी बनने के योग्य है। कंचन को युवराज आदित्य की बातों पर यकीन नहीं हुआ। क्या कोई सच में मेरी आत्मा को देख सकता है, सिर्फ जिस्म नहीं? आदित्य ने उसे महल नहीं, एक अवसर दिया। अपने अतीत से मत भागो चंद्रिका, उसी से अपना वर्तमान बनाओ। अगर तुम वेश्यालय से बाहर आकर समाज के लिए खड़ी हो सको तो मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि तुम रानी बनने के योग्य हो। कंचन ने अपना पुराना नाम फिर से अपनाया, चंद्रिका। चंद्रिका ने सबसे पहले उस जगह का रुख किया जहां
उसकी आत्मा बसी थी। वेश्यालय। मैं अब यहाँ काम करने नहीं, तुम्हारा जीवन बदलने आई हूं, उसने वहां की औरतों से कहा। वहां की लड़कियां हैरान थी, लेकिन चंद्रिका ने उन्हें सिखाया आत्मसम्मान, सफाई, स्वास्थ्य और हक। उसने एक छोटी सी झोपड़ी में शक्ति निकेतन शुरू किया, एक आश्रय जहां कोई भी वेश्या अपनी मर्जी से सुरक्षित जीवन शुरू कर सकती थी। जब चंद्रिका ने गांवों में जाकर औरतों को पढ़ाना शुरू किया तो पुरुष वर्ग ने हंगामा खड़ा कर दिया। एक वेश्या हमें धर्म सिखाएगी। गांव के मंदिरों से उसे निकाल दिया गया, उसके पोस्टर फाड़े गए और उस पर कीचड़ उछाली गई। पर उसने उत्तर दिया, जो समाज एक औरत को धकेलता है वही उसे गिरने पर ताना भी देता है। मैं गिरी थी, पर अब उठ चुकी हूं और अब हर औरत को उठाऊंगी। महल के पास ही उसने हर रविवार सत्य सभा शुरू की, जहां औरतें खुलकर अपनी बातें कहती, विधवाएं अपनी समस्या बताती और हर महिला को आत्मनिर्भर बनने के लिए मार्गदर्शन मिलता। धीरे धीरे चंद्रिका के पीछे एक जन समूह खड़ा होने लगा। राजा ने आदित्य और चंद्रिका को बुलाया। राज्य की जनता अब भी असमंजस में है। मैं निर्णय नहीं कर सकता जब तक वे खुद उसे रानी के रूप में न स्वीकारें। आने वाले उत्सव में जनता स्वयं निर्णय करेगी। पूरा नगर एकत्र हुआ। सोने की सजावट, घोड़ों की सवारी और मंच पर खड़ी थी चंद्रिका। न गहने, न रेशमी वस्त्र, बस एक सफेद साड़ी और उसके माथे पर आत्मविश्वास की बिंदी। उसने जनता के सामने कहा, मैं चंद्रिका हूं। मैंने कोठे पर जन्म नहीं लिया, पर वहां पहुंची क्योंकि समाज ने मुझे वहां पहुंचाया। लेकिन आज मैं वहां से बाहर निकली क्योंकि मैंने खुद को वहां से खींचा। मैं वेश्या थी मजबूरी में, लेकिन अब मैं रानी बनना चाहती हूं, साहस से। अगर आप में इतना साहस है कि एक औरत के अतीत को माफ कर सको तो मुझे अपनाओ, वरना मैं लौट जाऊंगी, लेकिन इस बार किसी और चंद्रिका को फिर वहां नहीं जाने दूंगी। पूरा मैदान पहले चुप था। फिर एक स्त्री उठी, रानी चंद्रिका की जय हो। फिर एक और आवाज, फिर 100, और देखते ही देखते पूरा नगर चंद्रिका रानी के नाम से गूंज उठा। कुछ ही दिन बाद युवराज आदित्य और चंद्रिका का विवाह पूरे राजसी सम्मान के साथ हुआ। चंद्रिका के सिर पर ताज रखा गया, वो ताज जो सोने का नहीं, संघर्ष का था। राज्यसभा में बैठते ही चंद्रिका ने पहला आदेश दिया, राज्य के हर कोने में नारी आश्रय केंद्र खोले जाएंगे। कोई भी स्त्री अब मजबूरी में कोठे पर नहीं जाएगी, और जो व्यक्ति औरतों को खरीदने की सोच भी रखेगा उसे कठोर दंड मिलेगा। चंद्रिका अब वेश्या नहीं थी, वो एक ऐसी रानी थी जिसने अपनी पीड़ा को हथियार बनाया और उसे लाखों औरतों के लिए ढाल बना दिया। अतीत इंसान को परिभाषित नहीं करता, उसकी हिम्मत करती है, और चंद्रिका की हिम्मत ने इतिहास रच दिया। राज्य में चंद्रिका को रानी बने अभी 2 महीने ही हुए थे, लेकिन हर दिन चुनौतियों से भरा था। पुराने दरबारियों को अब भी उसका अतीत चुभता था। मंत्री हरि सिंह ने राजा से कहा, राजा जी, एक पूर्व वेश्या को सत्ता देना राजकीय गरिमा के खिलाफ है। प्रजा भ्रमित हो रही है। राजा आदित्य ने गुस्से में कहा, वो वेश्या नहीं, मेरी रानी है, और अब वो इस राज्य की आत्मा है। जो उसके खिलाफ है वो इस राज्य के खिलाफ है। लेकिन हरि सिंह चुप नहीं बैठा। उसने षड्यंत्र रचना शुरू किया, चंद्रिका को हटाने का, उसकी प्रतिष्ठा गिराने का। चंद्रिका ने महल में स्त्री न्याय सभा की स्थापना की, जहां हर महिला अपनी शिकायत सीधे रानी के सामने रख सकती थी। एक दिन एक गरीब महिला आई, उसकी बेटी को जमींदार ने अगवा किया था। चंद्रिका खूटी आंखों रोई, जो दर्द मैंने जिया है वो अब किसी और बेटी को न सहना पड़े। वो खुद गांव गई, जमींदार को पकड़ा, जनता के सामने उसे सजा दी और उस लड़की को शक्ति निकेतन भेजा। मंत्री हरि सिंह ने अफवाह फैलवाई, रानी ने राजकोष से गहने चुराए हैं और गरीबों को लूटा रही है। दरबार में जांच बैठी। चंद्रिका को बुलाया गया। वह आई, न आभूषणों में, न अभिमान में,
बस सादगी में और आत्मविश्वास में उसने कोषाध्यक्ष की किताबें प्रस्तुत की, हर खर्च का हिसाब दिया और कहा, अगर गरीबों को खाना देना चोरी है तो मैं रोज चोरी करूंगी। दरबार मौन हो गया। राज्य में सूखा पड़ा। राजा आदित्य को सीमांत राज्य से युद्ध के लिए जाना पड़ा। अब शासन का भार चंद्रिका पर था। चंद्रिका ने महलों के भंडार खोल दिए, अनाज, घी, दवाइयां। दरबारियों ने विरोध किया, रानी, कोष खाली हो जाएगा। उसने जवाब दिया, राजा का खजाना प्रजा के लिए होता है, तिजोरी के लिए नहीं। जब राजा आदित्य युद्ध से लौटे, उन्होंने देखा न कोई भूखा था, न कोई असंतोष। प्रजा और भी अधिक संगठित थी। चंद्रिका ने संकट में राज्य को थामे रखा था, जैसे मां अपने बच्चे को। राजा ने घोषणा की, मेरे जीवन की सबसे बड़ी विजय युद्ध में नहीं, रानी चंद्रिका में है। अब चंद्रिका सिर्फ रानी नहीं थी, वो आंदोलन बन चुकी थी। उसने राज्य के हर जिले में नारी शक्ति परिषद बनाई, जहां स्त्रियां अपना व्यवसाय, शिक्षा और न्याय के लिए संगठित हो सके। रज्जोमाई, जो पहले वैश्यालय चलाती थी, अब चंद्रिका की योजना में वैश्याओं का पुनर्वास केंद्र चला रही थी। रूपा, वो छोटी बच्ची जिसे चंद्रिका ने बचाया था, अब रानी की सचिव बन चुकी थी। एक दिन चंद्रिका अकेली बैठी थी, महल की छत पर, हाथ में वही पुरानी रामचरितमानस की किताब। उसने राजा से कहा, मैंने सब पा लिया, लेकिन कभी कभी जब आईने में खुद को देखती हूं तो कंचन की आंखें दिखाई देती हैं। राजा ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कंचन मर चुकी है चंद्रिका, और जो बची है वो इतिहास है। आज भी धर्मपुर राज्य की गाथाओं में एक नाम गूंजता है, रानी चंद्रिका। वो रानी जो वेश्या नहीं बनी, बल्कि वेश्यालय से निकली और राजमहल तक पहुंची। धर्मपुर राज्य के एक छोटे से गांव में एक किसान की बेटी जन्मी, चंद्रिका। उसकी मां अक्सर कहती थी, बेटी, तू सूरज की तरह चमकेगी, तू हमारी रोशनी बनेगी। चंद्रिका पढ़ने में तेज थी, खेतों में काम करती थी और मां के साथ घर भी संभालती थी। उसकी दुनिया सीधी सादी थी। सुबह खेत, दोपहर स्कूल और शाम को चूल्हे की आग में मां की मदद। पिता रघुनाथ मेहनती थे, पर सालों की सूखे ने उनकी कमर तोड़ दी थी। खेत बंजर हो गए, कर्ज चढ़ गया। एक दिन साहूकार दरवाजे पर आया, रघुनाथ, या तो कर्ज चुका या अपनी बेटी की शादी मेरे